हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी का MNBCC में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के इतिहास का लेसन 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह विकसित हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति राजनीतिक चेतना या राजनीतिक चेतना का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह भाईचारे की भावना को भी मजबूती से विकसित करता है। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास 19वीं सदी में शुरू हो गया था। इसका शुरुआत यूरोप में पुनर्जागरण के समय से ही माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से इसकी शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोप में नेपोलियन द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को किस तरह विकसित किया गया। यूरोप में नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसने सबसे पहले 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया और इस कानून के द्वारा जिन लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिला था उस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। सबके लिए एक समान कानून को विकसित किया। इसके साथ ही साथ सबके लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू किया गया। आर्थिक स्थिति को सबके लिए एक समान रूप से विकसित किया गया और उसने राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का भी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया। इस तरह से नेपोलियन ने जो है यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र गति से विकसित किया था। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन क्या है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। वियना में विजित राष्ट्रों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया या सभा बुलाया गया। इस सभा का आयोजन 1815 ईस्वी में किया गया था। यह सभा का आयोजन मेटरनिख की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें 4 देशों ने भाग लिया था, ब्रिटेन, फ्रांसा, ऑस्ट्रिया और रूस। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करना था, जिसे नेपोलियन के द्वारा पूरी तरह से युद्ध में नष्ट कर दी गई थी। उसी व्यवस्थाओं को दोबारा लागू करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति को फ्रांस के इतिहास में क्रांति के वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के कारण हुआ था। चार्ल्स दशम एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। वह किसी प्रकार के कोई सुधार नहीं चाहता था। वह किसी भी नियम कानूनों को नहीं मानता था। वह क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु था। जैसे ही वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने उदारवादी विचारों को पूरी तरह से दमन करने शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रवादी भावनाओं और जनतांत्रिक भावनाओं को भी कुचलने का पूरी तरह से प्रयास किया। उसने कई ऐसे कानून बनाया जिसके कारण जनता के कई अधिकार समाप्त हो गए, जिससे फ्रांस की जनता में गहरी असंतोष उत्पन्न हो गई। इसके बाद उसने प्लेगनिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्लेगनिक भी एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। जब वह गद्दी पर बैठा तो वो किसी भी प्रकार के नियम कानूनों में सुधार नहीं किया, जिससे फ्रांस की जनता की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और जब प्लेगनिक ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को एक 4 अध्यादेशों को लागू किया, तो इस 4 अध्यादेश के लागू होते ही फ्रांस में हाहाकार मच गई और वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1830 के क्रांति का परिणाम यह हुआ
कि चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। बुर्बो वंश का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। आर्लियंस वंश का शासन की शुरुआत हो गई और साथ ही साथ लुई फिलिप वहाँ के राजगद्दी पर पुनः आसन हो गया। 1830 की क्रांति का प्रभाव। 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1830 की क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस क्रांति ने फ्रांस के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस की ही राजनीति पर ही नहीं, बल्कि यूरोपीय महादेश के पूरे देशों की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो कुलीनों और पादरियों को विशेषाधिकार मिले थे, उन विशेषाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक नए मध्यम वर्ग की उदय हुआ। इस क्रांति के माध्यम से फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता के लिए आंदोलन शुरू हो गया और इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को तेजी से विकसित किया।